And at the moment with us, Mr. Manish Pathare of the Maharashtra Navnirman Sena. Manish ji, namaskar. Manish ji, namaskar, namaskar. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। तो राज ठाकरे साहब ने जो चेतावनी दी थी, आगाह किया था मनोज झरंगे पाटिल साहब को कि भैया ध्यान से रहना, ये पॉलिटिशियन है, पता नहीं कब क्या कर जाए, कुछ मालूम नहीं है। वो तो सच होती हुई दिख रही है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर के इन्होंने पहले दिन ही कहा था कि देखिए किसी की बात मत मानना। आपको क्या लगता है मनीष पठारे साहब कि असल में आरक्षण मिल गया लोगों को? सर, आरक्षण के मुद्दा आपको सभी को मालूम होगा कि राज साहब ने जब ये जरांगे पाटिल जी ने ये सब्जेक्ट लेके अंतरवली सराठी में आंदोलन चालू किया, उसी समय राज साहब उनको मिलने गए थे। तब उनको कहा था कि आपकी जान की कीमत बड़ी है, आप अपनी जान ऐसे लोगों के लिए मत गवाइए जिनको इस सब मामले में कुछ लगाव है नहीं। दे ऑल आर द पॉलिटिकल, वो प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके साथ, आपको आरक्षण देना नहीं चाहते। ये उतने लाखों के क्राउड में जाके बताने वाले चेतावनी उनको एक भाई के हिसाब से सुझाव देने वाला एक ही लीडर महाराष्ट्र में थे, वो थे राज साहब ठाकरे। उसके बाद जब आरक्षण उनका जब मोर्चा आया, वाशी तक मोर्चा आया, फिर शिंदे सरकार ने आरक्षण डिक्लेयर किया, उसके बाद जब पटाखे वगैरह बजाए, ढोल बजाए, उसके बाद फिर से उपोषण के लिए बैठने के ऊपर राज साहब ही थे। उन्होंने पूछा कि फिर उस दिन क्या मिला था। एक सिंपल सवाल था जो कि जरांगे पाटिल जी को खराब लगा, लेकिन बाद में पूरे महाराष्ट्र को पता चला कि हाँ, यही सवाल करेक्ट है। क्योंकि उस दिन क्या हुआ क्या कि आपने इतना सब किया और बाद में आज फिर से आप उपोषण के लिए बैठ रहे हैं, अनशन में बैठ रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? ये सिंपल सवाल राज साहब ने पूछा था और जो सच्चाई है वही राज साहब हमेशा बयां करते हैं। प्रदीप जी, पाटिल साहब, शरद पवार जी पे राज साहब ठाकरे जी ने बोले कि मैंने पहले उनको इंटरव्यू किया था, तभी उनसे पूछा था कि आप हमेशा शाहू फुले अम्बेडकर जिक्र तो करते हैं मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के जिक्र कभी नहीं करते, ना वो वंदन करते छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और जब उनको अपना सिंबल मिला तुतारी का उद्घाटन और तुतारी का प्रचार करने के लिए रायगढ़ किला में शरद पवार जी गए और इसका आलोचना राज साहब ने किया। ये करनी और कतनी में ये जो फर्क दिख रहा है वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है शरद पवार जी का। राज साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपना राय व्यक्त किया। पाटिल साहब, देखिए, ये तो राज साहब ने उस दिन जब ये बात छेड़ी उसी समय बताया था कि जब शरद पवार जी का इंटरव्यू उन्होंने लिया था, जब शायद 80 ईयर ओल्ड होने के बाद वो इंटरव्यू हुआ था, उस समय भी राज साहब ने शरद पवार जी को पूछा था कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते, आप शाहू फुले अंबेडकर इनका महाराष्ट्र बताते हैं। तो ये उन्होंने उस समय भी पूछा था। और एक हम बोलते हैं ना कि जो नीति है, जो हमारे कर्म है, वो हमें हमेशा यहाँ पे ही सब करने वाले हैं, वो यही पे दिखने वाला है। आपको मालूम होगा कि उनके पास घड़ी निशानी थी, वो निशानी ये जो मिली है। He's got a phone call. I think he's getting a phone call. But the fact remains that Raj Thakre is the only person who actually pointed this out. बिल्कुल सर, on both the things, even to Manoj झरंगे पाटिल. Hey, listen, these guys are politicians. बिल्कुल. Don't for God's sake trust anybody till you get something completely and totally in writing and which is legally sound. And also, as far as Mr. Sharad Pawar is concerned, शरद पवार साहब का जहाँ तक प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पहले लेते नहीं थे, वो उसमें कोई दो राय नहीं है. And I don't see why Sharad Pawar साहब does not admit it. He didn't. People change, people evolve. उसमें क्या है? No, you, as all politicians react to the stimuli around them. I mean, what is the people's expectation and what the current scenario is what they emulate. Yes. I mean, as you said, they should know, be no apprehensions about that. You should be frank about it. Why shouldn't you? Very frankly, I don't think Mr. Sharad Pawar needs to feel, at all under pressure to answer such a question. The fact is, वो नहीं लेते थे नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का.
मुझे याद नहीं है, पता नहीं प्रदीप जी शायद आपको याद हो। नहीं। अब राज ठाकरे साहब जैसे व्यक्ति नहीं देख पाए कि शरद पवार, और शरद पवार जी को खुद मंच पर पूछे, उन्होंने प्रश्न पूछे कि आपने कभी छत्रपति, और उसके बाद बहुत सारा ये था कि शरद पवार जी कभी कोई मंदिर में जाते हुए कोई फोटो नहीं है, कोई विजुअल नहीं है। मंदिर में जाते ही नहीं नहीं जाते। वो कहते हैं कि मेरा अपना तरीका है, दैट इज बिटवीन गॉड एंड मी, आई एम ए वेरी प्राइवेट पर्सन, ऐसा करके बोलते हैं। नहीं, but then he changed his head. मैं बारामती में तो पहले मंदिर में जाता हूँ। I mean, he's trying to adapt. Now he has to adapt because वो कहते हैं माँ भवानी का मंदिर है बारामती में, जहाँ पर मैं जाता हूँ, सबको मालूम है, तो which is quite true। लेकिन मैं अपने साथ में फोटोग्राफर नहीं लेके जाता, वीडियोग्राफर नहीं लेके जाता, वो भी बात है। लेकिन ये कहा जाता था शरद पवार जी के बारे में, प्रदीप जी के, भाई वो जान करके नहीं लेते और जान करके मंदिर में जाते हुए नहीं, बिकॉज ही डिडंट वांट टू लूज द मुस्लिम वोट, ऐसा करके। अब व्हाई वुड एनीबडी थिंक दैट द मुस्लिम वोट वुड बी लॉस्ट ओनली बिकॉज यू आर ट्रू टू योर ओन रिलीजन? इन फैक्ट ऑन द कंट्री आई थिंक एवरीबडी वुड रिस्पेक्ट यू मोर अगर इफ यू आर ट्रू टू योर ओन रिलीजन। उसमें क्या है? That is what राज साहब ठाकरे जी ने उनको कहा कि probably now things have changed and you want to protect the Muslim votes. That's right. That is what you think is your particular votes, and you find it very dear now. So you're going all out. But now only Raj Thakre had the guts to say that. Yes. Nobody else. Nobody else. So अकेले राज ठाकरे ऐसे हैं जो इस किस्म की बात कर सकते हैं, जो सच बोल सकते हैं, बड़े मंच के ऊपर सच बोल सकते हैं, भले ही उससे उनको पॉलिटिकल एडवांटेज ना हो, क्योंकि बिल्कुल अपने चाचा की तरह, अपने ताऊ जी की तरह, मतलब बाला साहब ठाकरे वॉज द एल्डर ब्रदर, राज साहब फादर वॉज द यंगर ब्रदर। तो बाला साहब ठाकरे ने भी आज तक कभी परवाह नहीं करी किसी जात पात धर्म की। मतलब उन्होंने तो सीधा साधा बोला, मुझे अभी तक याद है प्रदीप जी, वो सीधा बोलते थे, हाँ तेरे को यहाँ से लड़ना है लड़। बाद में मालूम पड़ता था कि असल में कौन सी जात का है, कहाँ से है, किधर से है, क्या है, कास्ट है, अरे छोड़ो जीत के आओ, दैट्स इट। द ओनली पार्टी इन द कंट्री that never ever based its candidates on the basis of caste or their religion. I mean, nobody else. I have not seen anybody else do that apart from Bala Saheb Thakre. अकेले बाला साहब ठाकरे। बिल्कुल सर। एंड राज साहब जिस प्रकार से फ्रैंक ओपिनियन कुछ भी हो, तो इलेक्शन के या अपने इलेक्टोरल के ध्यान में रख के वो बोलते नहीं है, जो सच्चाई है वो सीधा बयान कर देते हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे देव फडणवीस जी हो, जो मर्जी हो, एब्सोल्युटली वेरी 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 क्लियर। राइट, लेट्स गो टू अबाउट शरद पवार जी। जी पर आप दोबारा सवाल पूछिए। पठारे साहब हैं हमारे साथ अभी, बोलिए। पाटरे जी, वो वही शरद पवार जी वाले जो राज साहब कुछ छुप के रखते नहीं, सीधा स्पष्ट रूप से सामने से बोल देते हैं, कोई भी हो कुछ भी हो, जो सच्चाई है वो पूरे देश को बयान कर देते हैं। पाटरे साहब, शरद पवार जी वाले इंसिडेंट बोल रहे थे आप। सर मैं बता रहा था कि एक हमारी जो नीति होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, वो यहीं पे भुगतने हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 40 सालों से शरद जी पवार साहब ये कोई भी मतलब शिवाजी महाराज का जो नाम लेना बोलिए या फिर कोई किले पे गए नहीं थे, लेकिन नीति ने उनको आज ये तुतारी का जो चिन्ह है, जो तुतारी हो, भाला हो, तलवार हो, गढ़ हो, किले हो, ये जब हमारे सामने बातें आती है तो सबसे पहले नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो फिर उन्होंने यही मौका देख के, आज राजनीति धुरंधर शरद जी पवार है, उन्होंने यही मौका देखा और रायगढ़ के ऊपर इतने ऊंचाई पे वो गए, उन्होंने अपने चिन्ह का वहां पे लॉगिन किया है, उद्घाटन किया है। और जो शरद चंद्र जी पवार साहब कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते थे, उन्हें आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ तक जाना पड़ा। यही होता है कि हमें महापुरुषों का आदर करना है, उन्होंने जो करके रखा है उससे बोध लेके आगे कुछ करना है। हालांकि उनका हमारे समाज में जातियों में बांटने के लिए उनका यूज होना नहीं चाहिए, और यही भूमिका राज साहब की है, इसीलिए उन्होंने जो भी है सीधा सीधा बोल देते हैं। जी दुरुस्त बात। हमने देखा कि वो अभी हम लोग सबको ऐसे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को लग रहा था कि अभी बीजेपी के साथ राज ठाकरे साहब युति करने वाले हैं, मीटिंग्स हो गए, बानंदगांव जी पूरे आपके बड़े टीम वहां पर चले गए थे, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बातचीत हो रहा था सब कुछ। और यहाँ पर भी ईवीएम के, तभी ईवीएम में स्पष्ट रूप से राज साहब ठाकरे ने कहा कि ये जो ईवीएम है वो ठीक नहीं लग रहा मुझे, वो बैलेट पेपर पे वापस क्यों नहीं चले जाते। तो ये जब सब ठीक चल रहा था, इस प्रकार से सही ढंग से बोलना,
तो कभी कभी ऐसे लगता है तो क्या वो देवेंद्र फडणवीस जी और राज साहब ठाकरे के बीच में वो फिर दरार पैदा होगा, इस प्रकार से बोलना? पाटिल जी, आप इसको कैसे देखते हो? जिस प्रकार से ईवीएम के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि ईवीएम की जरूरत है। अगर आपने देखा होगा कि राज साहब जनता की कोई भी प्रश्न हो, जो भी सरकार में हो, जैसे कि पिछली सरकार में उद्धव ठाकरे थे, अभी के सरकार में एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस है, अजीत पवार है, जो भी जनता के प्रश्न उनके पास आते हैं वो जल्द से जल्द उनके ऊपर कुछ न कुछ डिसीजन लेने के लिए वो सरकार के पास जाते हैं। उनसे जो एक सरकार के हिसाब से जो बोलीचाली है उनके साथ है, लेकिन ये युति का है या आघाड़ी का है, जो भी बात है वो राज साहब तय करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि बीच में जबकि एक राज साहब ने एक पत्र लिखा था कि देश में जो अभी चल रहा है वो देश के लिए बहुत हानिकारक है, इस स्वरूप का एक मैसेज भी राज साहब ने आपको बीच में एक हाल ही 20-25 दिन पहले की बात है, वो भी राज साहब ने लिखा था। क्योंकि देश में आज अगर हम एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिशियन होके भी इतने बेकार लेवल पे अगर काम कर रहे हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, एक दूसरे के घर तक जा रहे हैं, तो उसका आगे जाके परिणाम बहुत खराब हो सकता है। ये चेतावनी आदरणीय राज साहब ने दी थी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सब आगे जाके महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए हानिकारक है। और जो चीज उनको जो मन को लगती है वो बता देते। अभी आपको पता है कि वो मन में कुछ रखते नहीं, जो अच्छा है, जिससे देश का, महाराष्ट्र का, यहाँ के लोगों का भला हो, वो 100% बात करते हैं और वही बात रखी थी। रही बात युति आघाड़ी की, युति आघाड़ी कल हमारे नेता बाला नांदगांवकर साहब ने भी बताया कि जब एक दूसरे के मन जुलते हैं, हम मन से एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, तभी वो युति आएगी, तब तक तो युति होनी मुश्किल है। पाटिल साहब ये भी बता दें, जो अभी अभी राज साहब ने कहा, अब देखिए साहब, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आज की तारीख में आप कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन कर लें, अखबार पढ़ लें, उसमें खबर सिर्फ रेड्स की है। यहाँ पर आईटी का रेड हो रहा है, ईडी का रेड हो रहा है, सीबीआई का रेड हो रहा है, सिर्फ रेड। और वो रेड किस पर हो रहे हैं? सारे पॉलिटिशियन पर रेड हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। मुझे 40 साल हो गए जर्नलिज्म में, 41 साल हो गए, बल्कि 41 ईयर्स सर। 42 ईयर्स। हमारे युवा नेता अमित जी ठाकरे, इन्होंने परसों, आपको अगर शायद मालूम होगा तो आज के घड़ी में गए 1.5 साल में या गए 2-2.5 सालों में जो मोर्चा निकले होंगे जी, स्टूडेंट के सब्जेक्ट के लिए, हमारे देश का एक बहुत बड़ा विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, वहां पे ये जो मोर्चा निकला था, वो मोर्चा आपको मालूम होगा कि शायद वो विद्यापीठ पे जाने वाला आज तक का सबसे बड़ा मोर्चा था जी। क्योंकि उसमें कम से कम 5 से 10 हजार लोग शामिल थे। और उसमें सब्जेक्ट में जब बातें चल रही थी तब हमारे युवा नेता ने बताया था कि पूना में ड्रग्स का जो अभी व्यापार बढ़ रहा है और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के ऊपर हो रहा है, तो उसके ऊपर वहां के प्रशासन ने जल्द से जल्द कार्रवाई करनी अपेक्षित है। और उसके 2 दिन बाद फिर आपको मालूम होगा कि कितना ड्रग्स, अभी कल तो गुजरात में सबसे बड़ा अभी तक का मेरे ख्याल से कुछ 2000 करोड़ का, मतलब 3100 किलो कुछ ड्रग्स जब्त हो गया। वही टाइम पे हमारे महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड़ में पैसा बनाने वाली एक मशीन जब्त हो रही है। मतलब क्या चल रहा है, कहाँ पे ध्यान है, ये सब इतना उनमें से उस मशीन से, मतलब चैनल ने दिखाया कि 70,000 रुपए के 500 के नोट बनाए, मतलब 140 नोट बनाए, लेकिन क्या खाली 140 नोट बने थे जी। और ऐसे बहुत सारे सवाल है ड्रग्स के मामले में। तो आज महाराष्ट्र बहुत बुरी तरह से फंस चुका है और इसे बाहर निकालना होगा। तो सरकार को, हमारे प्रशासन को बहुत कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रदीप जी, यहाँ पर सेंटर में बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड, एक बात में बोलिए प्लीज बोलिए। नहीं, हाँ, आप कंप्लीट कीजिए। आप बीजेपी का कुछ बता रहे थे रिपोर्ट कार्ड के बारे में। हाँ, बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड, नेशनल रिपोर्ट कार्ड एकदम सुपर। अमित शाह जी कल जिस प्रकार से बोल रहे थे, आर्टिकल 370 हमने दिखा दिया, सीमा पर हम लोग कोई भी हमला उसके लिए रुकेंगे नहीं, सहन नहीं करेंगे, सेना पर हमला हम सहेंगे नहीं, हम घर में घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये पूरे रिपोर्ट कार्ड सेंटर को सुना दिए, गरीब कल्याण स्कीम्स।
बजट था फडणवीस जी, अजित पवार जी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5,000 महिलाओं के लिए ऑटो रिक्शा, बुलेट ट्रेन, ये सब एनडीए सरकार जो रोक कर रखे थे। तो आप इस चीज को कैसे आप इवेल्युएट करते हो, कैसे देखते हो? जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि सेंटर और स्टेट में जिस जबरदस्त काम का वो रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं पात्रे साहब। सर, मैं इसमें आपको एक अच्छी बात आज बता देता हूँ कि मेरे जैसा आम आदमी यही सोचता है कि अगर मैं पुण्य का काम करता हूँ तो मुझे स्वर्ग नसीब होता है। मरने के बाद अगर पुण्य का काम किया होगा तो मुझे स्वर्ग नसीब होता है। स्वर्ग में रंभा, उर्वशी, हमारे जो देवगण है वो हमें बहुत अच्छा रखते हैं, वहां पे सब अच्छा मिलता है। और अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें नर्क मिलता है। लेकिन ये स्वर्ग या नर्क ये आज तक किसी ने देखा नहीं है। अभी हम जो देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये स्वर्ग के जैसे है कि भाई ये स्वर्ग है, ये है, ये घर मिल रहा है। आज आप देखोगे तो हर चैनल के ऊपर पेड ऐड है। मतलब आज शायद अमरावती में जो सभा थी उसका खर्चा कुछ करोड़ों रुपये में है। जो कि इलेक्शन के प्रचार की आज शुरुआत कही जा रही है तो उसका खर्चा बीजेपी के जो भी खर्चा होने वाला है, जो कि अपने चुनाव आयोग को दिखाना है उसमें दिखाएंगे। दूसरी बात, ये सब जुमले अभी पहले जैसे कि 15 लाख से शुरू हुए थे, आज तक खत्म नहीं हुए, ये लाखों करोड़ों में ही चल रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम जो टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा था कि जो अभी ड्रग्स या कोई भी अमली पदार्थ अगर मिलता है स्टूडेंट को इजीली अवेलेबल हो रहा है, 16, 17, 18, 19 साल के लड़के लड़कियां इसमें फंस रहे हैं, इसके एडिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ध्यान है नहीं। उल्टा ये बेचने वालों का रैकेट, जैसे कि जो पुणे के ससून हॉस्पिटल से जो एक किरदार शुरू हो चुका है वो आगे कंटिन्यू है। और आपको मालूम होगा कि ये सब इवेंट करते हैं बीजेपी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आज बताया था कि 4 साल पहले मोदी जी ने तय किया था कि इलेक्शन के 3-4 महीने पहले राम मंदिर का उद्घाटन होगा। और वही राम मंदिर के उद्घाटन में हमारे जो 4 फीट के शंकराचार्य है वो उसमें से एक भी नहीं जा रहा है। वो बता रहे हैं कि ये अशुभ है, ये करना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी नाराजगी उस पर बयां की थी। और हम बता रहे हैं कि हमारे देश में सब अच्छा है। अगर सब अच्छा है तो मुझे एक कॉमन एक पढ़ा लिखा नौजवान इस हिसाब से एक सवाल पूछना है कि जो जीडीपी होता है जी, या फिर पर कैपिटा इनकम, हम समझते हैं कि एक पर कैपिटा इनकम, अगर सबका पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो जीडीपी बढ़ेगा। तो अगर ये सब चीजें अच्छी है, इनके आंकड़े सब अच्छे हैं, तो इन्होंने 2029 तक कुल कुछ 10 करोड़ या 15-25 करोड़ लोगों को ये धान्य मुफ्त में देने वाले हैं। अगर हमारे देश को, हम हमारे आगे के पीढ़ी को ये मुफ्त का जो राशन दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जिसे जरूरत है उसे मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे राशन के पहले उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, उसे काम मिलना चाहिए। वो काम करेगा, खुद कमाएगा, अपने बच्चों को जो चाहिए वो खिलाएगा, जहां चाहिए वहां पढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए उसका इनकम बढ़ना चाहिए। वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, देश कुछ अलग ही राह पे चल रहा है। और मैं इसी में कहूंगा कि ये पूरा फेलियर अभी के सरकार का है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी क्राइम बढ़ रहे हैं, जो ईडी सीबीआई से आज आप छुपा सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम आगे जाके देश को भुगतने होंगे। एंड बाय द वे, इंडिया इज एट नंबर 143 इन 195 कंट्रीज। 195 देशों में हिंदुस्तान, भारत अभी 143 पर है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। जीडीपी हमारा बहुत बड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन सर 150 करोड़ की है, तो नेचुरली ग्रोथ तो है ही, बट पर कैपिटा इनकम ऑफिशियली 130 है सर। ऑफिशियली तो अभी सेंसस हुआ नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी 155 करोड़ हो गए होंगे आज तक, वेरी फ्रैंकली। तो पर कैपिटा इनकम सर, इट्स शेमफुल। वी आर 143, वी आर 143 सर। एक आपको मालूम है, अबव पॉवर्टी लाइन जो बोलते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर जिस आदमी को एक बार खाने को मिलता है वो बोलते हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर है। एक बार अगर खाने को मिलता है दिन में
तो क्या है ये, हम लोगों ने क्या प्रोग्रेस करी है? यही बात राज ठाकरे साहब शुरू से बोल रहे हैं, जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है एमएनएस, कि अभी तक 75 साल के बाद भी हम उन्हीं इश्यूज पे डिस्कशन कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब, दैट्स इट, आगे कुछ और है ही नहीं। तो ये कब चेंज होगा? महाराष्ट्र में एटलीस्ट मुझको ऐसा लगता है कि एमएनएस जो है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, उसकी तरफ लोगों का झुकाव होना चाहिए, रुझान होना चाहिए और एमएनएस को मौका मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? पटरे साहब बताएं। सर 100% मैं तो एमएनएस का वॉलेंटियर कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो यही सोचता हूँ कि राज साहब जैसे किरदार को एक मौका लोगों ने देना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पे महाराष्ट्र के। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कोई विजन, मतलब देश में, पूरे देश में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं था कि जिसे क्या करना है वो खुद की एक ब्लूप्रिंट बना के, जो कि ब्लूप्रिंट में पूरे महाराष्ट्र में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, लोगों को क्या मिल सकता है, और जैसे कि नासिक की सत्ता आने के बाद जो करके दिखाया है या जो करने की इच्छा है, वो इच्छा खुद बोल के बता रहे हैं। बाकी लोग, मैं आपको मोर्चा का बता रहा था, वही समय पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। मैं गए 3 या 4 सालों में आपने देखा होगा कि हर सवाल, हर कॉमन आदमी का, या जो मध्यम वर्गीय आदमी है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी आदमी अपना कोई भी प्रश्न हो वो लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास जा रहा है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हो, नेता हो, हमारे युवा नेता हो, ये उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। बाकी सब पार्टी कौन सा एमएलए कब अपने पार्टी में लेना है, इसके लिए एनडीए कोशिश कर रहा है। और हमारे जो एमएलए है, हमारे एमपी है, हमारे कार्यकर्ता है, उनको कैसे हमारे साथ रखना है, इसके लिए अपोजिशन की पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है, एमबीए। लेकिन इसमें लोगों के प्रश्नों को लेके कोई गंभीर नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे खाली रास्ते बना रहे हैं, बड़े बड़ी घोषणा हो रही है, ब्रिजेस बना रहे हैं। ये ब्रिजेस बनाने के पहले वहां की जो लोकल जमीनें है, जैसे मैं कोकण के बारे में हमेशा बताता हूँ, आप अगर देखोगे तो ये अटल सेतु के आजू बाजू की जमीनें हो, या कर्जत की हो, अलीबाग की हो, पालघर की हो, ये जमीनें कौन खरीद रहे हैं? ये उनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ प्लानिंग आने वाली है आगे जाके? तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि बस ये देश में से जो निकालना है वो निकाल लो। आज हम देखेंगे, हम बोल रहे हैं कि पुलवामा के ऊपर बातें होती है, या फिर कोई भी अटैक हो जो कि देश के ऊपर हुआ होगा उसके ऊपर बातें होती है, राम मंदिर पे अभी चर्चा चलेगी। लेकिन अभी हमारे मल्ल्या जी, हमारे जो देश छोड़ के भागे चौकसी जी, और जो भी है, उनके ऊपर कोई बातें होती नहीं है आजकल। तो उन्होंने जो देश के पैसे गए उनको 1 मिनट में लाने वाले थे, दाऊद को लाने वाले थे, वो सब लाने वाले बीच में ही कहाँ पे खत्म हो गया इरादे, वो समझ में नहीं आते। और देश को बस गुमराह किया जा रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को बांट रहे। हम 21वीं सदी में आगे जाना चाहिए था, हम फिर से शायद पीछे जा रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो वीसी अमित ठाकरे जी का जबरदस्त जनसंपर्क यात्रा हम लोग देख रहे हैं, हर जिला, हर तालुका, हर वार्ड लेवल पे जाके लोगों की समस्या, उनको बीच में हमने देखा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से जबरदस्त मोर्चा निकला, वहां के लोगों को कहना इतना बड़ा मोर्चा कभी हमने देखा नहीं है। और आगे जाके जिस प्रकार से राजगीत का उन्होंने महत्व बता के उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये नेशनलिज्म महाराष्ट्र के अंदर लेके आएंगे। तो ये जो अमित ठाकरे जी एक जबरदस्त जनसंपर्क यात्रा करके एमएनएस में एक नया ऊर्जा, आप इसको कैसे देखते हो पाटरे जी? सर, आज मैंने आपको जैसे बताया कि राज साहब की पार्टी की शुरुआत से ही युवाओं का उनके ऊपर बहुत सा प्यार है, और उनके पीछे जो फॉलोअर्स है वो ज्यादा करके पढ़े लिखे युवा है। और वही हिसाब से अमित साहब जी पार्टी में जब से शुरुआत से आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, एक कार्यकर्ता के जैसे पे वो काम कर रहे थे। फिर पिछले 4 साल पहले उन्हें नेता बना दिया गया। नेता बनाने के बाद 1 साल पहले उनको महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद से उन्होंने ये संपर्क अभियान चालू की है। आज पूरे साल भर में वो महाराष्ट्र में हर जिला में, हर तालुका में पहुंच चुके हैं।
कहाँ कहाँ पे तो दो दो तीन तीन बार जा चुके हैं। और वो उनके जो वहाँ के जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उनसे उनके जो समस्या है उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनको कैसे उस समस्या से दूर कर सकते हैं, उनके लिए क्या इफेक्टिव है, ये सोच के काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये रैली, अभी आपने जैसे कि परसों का पुणे यूनिवर्सिटी के रैली के ऊपर बताया, तो वहां के जो समस्या है, गए 10 10 15 15 साल से समस्या है, लेकिन कोई उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी 7 दिन का अल्टीमेटम अमित शाह ठाकरे जी ने दिया है। पूरी यूनिवर्सिटी पॉजिटिव है कि हम विद इन अ गिवन पीरियड हम ये काम करके दिखाएंगे। लेकिन ये करिश्मा है मनसे का कि मनसे का हर कार्यकर्ता, मनसे का हर नेता या मनसे का हर पदाधिकारी ये लोगों की समस्या सुलझाने के लिए काम कर रहा है, रास्ते पे उतर के काम कर रहा है। और वहीं पे मैंने जैसे पहले ही बताया कि बाकी की सब पार्टियों में आप देखोगे तो हर पार्टी में बस अपनी सत्ता कैसे कायम रहेगी, हमारे एमएलए हमारे एमपी इसी के ऊपर ध्यान है। मन से लोगों के लिए दिल से काम कर रही है। राइट, थैंक यू सो मच सर। मनीष पाठरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। जय भवानी, थैंक यू। Well, as far as Mr. Raj Thackeray is concerned, he's always been very frank and very upfront about all that he's ever done. And he's never held back. I've never seen him hold back. Have you? Never. I've He's very, never very seen- frank about whatever happens. He's not bothered with the results. That's And right. that's exactly the trait of Bala Saheb Thackeray. That's also, right. He said, you have seen him very closely. He's not bothered of the consequences. एक बार बोल दिया, बोल दिया. And he, और सच्चाई बयान करना. so I hope to God that they actually vote for Raj Thackeray, because Bala Saheb Thackeray, if you remember, was never able to form a government on his own. And even the government that they formed in 1995 was all thanks to the 31 independents, who mostly owed their loyalty to Mr. Sharad Pawar. So as a result of which, they were able to form a government. I hope Mr. Raj Thackeray does not meet the same fate. I hope at some point of time he also works the way he has been working right now, but in a clever manner. You have to be clever in politics. Sometimes, in politics you have to know when to keep quiet. Sometimes it's better to be silent than to say something which might damage you later. But I doubt it very much if Mr. Raj Thackeray will do that, because he has to speak. So And the people love to listen to him, what he's yeah, speaking. That's more important. They love to listen to him, but they Yes, don't vote. yes. They don't vote for him. That's the problem. So I wish they would. And maybe you know what I think? I think he should stand for election himself. Very frankly speaking, people expect a leader to lead from the front. So maybe it's time for Mr. Raj Thackeray to abandon the family tradition and start standing for election. Today, in fact, I am very sure if, say, Amit Thackeray were to stand for election, say from Pune, or for that matter from South Mumbai, or somewhere around Dadar, I'm sure he'd win, I think. In any event, that's a subject